नमस्कार मित्रों। आपके घर में किराने का सामान किसी आम दुकान से आता है, जैसा ट्रेडिशनल दुकान होते थे उससे आता है, या मॉल से आता है? आप पूछेंगे मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपको लगता है कि हमारे व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है, हमारी खरीदारी में जो अंतर आ रहा है, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ रहा है, तो आप गलत हैं। दरअसल ये पूरी अर्थव्यवस्था इस रूप में हमारे सामने है कि एक तरफ संगठित क्षेत्र है, यानी बड़े उद्योग हैं, बड़े संस्थान हैं, दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र है। और जो आप सामान किराना का खरीदते हैं ट्रेडिशनल दुकानों से, वो असंगठित क्षेत्र में आता है। तो पिछले कुछ सालों में सरकार की नीतियों से ऐसा हुआ है कि असंगठित क्षेत्र बड़ा तो हो गया है, लेकिन उसकी आमदनी में कसावट आई है, कमी आई है। जबकि संगठित क्षेत्र में खुशहाली आई है, उसके पास काम ज़्यादा आए हैं। शहरों में रहने वाले लोग डिजिटल खरीदारी कर रहे हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। हम और आप छोटे शहरों में रहते हुए भी ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। आजकल छोटे शहरों में भी मॉल का एक छोटे-छोटे मॉल का स्वरूप खड़ा हो गया है। ऐसे में पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई है और इस बदली हुई अर्थव्यवस्था में हमें और आपको किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारी आपकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव आ रहा है, या आने वाले समय में इससे और क्या बदलाव आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये जानने की कोशिश इसलिए इस वक्त हो रही है क्योंकि चुनाव है, और चुनाव में जब तमाम मुद्दे होते हैं तो उसमें एक मुद्दा ये भी होता है कि देश के सत्ता पर बैठे लोगों ने किस तरह की नीतियां अपनाई है और उससे क्या हुआ है। हमारे ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? क्या हम पहले से बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, या हम पहले से हमारी ज़िंदगी में खराबी आई है? ऐसा नहीं है कि चुनावी मंचों से अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही है। ये और बात है कि हम उस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या उसे ऐसे ही निकाल दे रहे हैं। राहुल गांधी भी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अडानी पर लगातार वो हमले कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारे दावे कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो दावा कर रहे हैं कि और चीज़ें बदलेगी। 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात बार बार आती है। ऐसे में हमने अर्थव्यवस्था के इस तमाम पहलू को समझने के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की है। प्रोफेसर अरुण कुमार के बारे में मैं आपको बता दूं कि जेएनयू में आर्थिक मामलों के अध्यापक रहे, उन्होंने वहाँ पढ़ाया लंबे समय तक, और अब वो एक तरह से इस पूरे मामले में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को लेकर एक उनका अपना संस्थान है जिसके लिए वो लगातार काम करते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोफेसर अरुण कुमार आम बोलचाल की भाषा में अर्थव्यवस्था की तमाम बारीकियों को आपके सामने खोल कर रख देते हैं। तो उनसे बातचीत की है रामदत्त त्रिपाठी ने, जो बीबीसी के संवाददाता रहे हैं। आपको मैंने बताया कि बीबीसी के संवाददाता रहते हुए उन्होंने न जाने 3 दशक में कैसी कैसी रिपोर्ट की है, और वो अपनी पत्रकारिता में प्रामाणिकता के लिए जाने जाते हैं। तो पेश है रामदत्त त्रिपाठी की प्रोफेसर अरुण कुमार से वो बातचीत जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था में पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आया है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं विशेष मेहमान प्रोफेसर अरुण कुमार, जो देश और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, जेएनयू में पढ़ाते थे, और अभी भी रिसर्च के काम में आप व्यस्त रहते हैं, और समय समय पर आप देश के हालात पर लिखते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, नटशेल में 10 सालों में आर्थिक दृष्टि से भारत और भारत के लोग कहाँ हैं? देखिए, ये सवाल का जवाब होगा किस तरफ से आप सवाल कर रहे हैं। अगर आप सवाल कर रहे हैं अमीर लोगों के हिसाब से, जो ऊपरी मध्य वर्ग है, जिसको अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, तो उनके लिए बहुत सुधार हुआ है, बहुत उनको मिला है। लेकिन अगर आप बात करें गरीब लोगों के पक्ष से, जो असंगठित क्षेत्र है उसके पक्ष से, तो उनकी परेशानी बढ़ गई है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो प्रोपेगेंडा है वो हो रहा है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है,
दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले समय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और देश एक विश्व गुरु के रूप में उभरा है। तो जो हमारा जो ऊपरी तबका है, जो जिसको वेल ऑफ सेक्शन बोलते हैं या अपर मिडिल क्लास है, उसको ये चीज़ें बहुत भाती हैं क्योंकि उसकी तो स्थिति बेहतर हुई है और इसीलिए वो जो मीडिया भी उसी के कंट्रोल में है। तो मीडिया में भी यही प्रोपेगेंडा चलता रहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, भारत एक विश्व गुरु बन गया है। लेकिन अगर आप असलियत में देखें तो बात ये नहीं है। ये तो असलियत क्या है सर? असलियत क्या है सर? जी हाँ, असलियत तो ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो सरकार कह रही है कि 7 या 8% की रफ्तार से बढ़ रही है, वो 1 या 2% की रफ्तार से बढ़ रही है। क्योंकि जो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, उसके जो आंकड़े आते हैं वो 2015-16 के हैं, नोटबंदी के पहले के। और उसके बाद ये मान लिया जाता है कि असंगठित क्षेत्र उसी रफ्तार से चल रहा है जैसे कि संगठित क्षेत्र चल रहा है, जो कि बात सही नहीं है। क्योंकि नोटबंदी ने इस पे असर डाला हमारे असंगठित क्षेत्र पे, उसमें बहुत भारी गिरावट आई। क्योंकि असंगठित क्षेत्र कैश से चलता है, वो नकदी से चलता है, वो बैंकों वगैरह से नहीं चलता है। तो जब नोटों की कमी आई तो गिरावट आई असंगठित क्षेत्र में। उसी तरह जीएसटी है, मतलब जो नोटबंदी हुआ उसके 7 महीने बाद जीएसटी आ गया और जीएसटी ने भी प्रभाव डाला हमारे असंगठित क्षेत्र पे, क्योंकि संगठित क्षेत्र को बहुत फायदा हुआ जीएसटी से और असंगठित क्षेत्र को उसका फायदा नहीं मिला तो उसमें गिरावट आ गई। जो हमारे अर्थव्यवस्था में डिमांड थी वो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में चली गई। तो मैं 2018 में जो श्री जगन्नाथन, जो कि प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन, प्रेस्टीज प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन, उन्होंने कहा अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि हम जो 30 यूनिट हैं जो प्रेशर कुकर बनाते हैं, 5 बड़ी इकाइयां हैं, 25 छोटी इकाइयां हैं। जो हम 5 हैं ये बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी डिमांड तो 24% बढ़ रही है और जो छोटी इकाइयां हैं वो कोप नहीं कर पा रही जीएसटी से, तो उनकी डिमांड शिफ्ट करके हमारी तरफ आ गई है। उसी तरह एक मेरे मित्र हैं, वो एक दफ्तर चलाते हैं। पहले वो बेसमेंट में ही उनके एक जो छोटा फोटोकॉपिंग मशीन वाला था, अब वो फोटोकॉपिंग मशीन वाला क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी में वो ऑफर नहीं कर पाता इनपुट क्रेडिट, तो उन्होंने अब जो सारा काम एक बड़ी जो इकाई को भेजना शुरू कर दिया, छोटी इकाई का काम हो गया। उसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था में देखें तो ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 20-30-40% तक बढ़ा है पिछले 5-6 साल में। तो जब अर्थव्यवस्था अगर सरकार के आंकड़े सही भी मान लें तो अगर 7% पे बढ़ रहा है तो वहां पे कोई अगर 20-30-40% बढ़ रहा है तो किसी के एवज में ही बढ़ रहा होगा। वो हमारे जो बगल की दुकानें हैं जो किराना दुकानें हैं, वहां पे काम कम हो गया है, वहां पे रोजगार कम हो गया है। अब हम ही अपने घर को अगर देखें तो ये तो इंडिविजुअल बात होगी, पर हम जब पैंडेमिक के पहले सारी चीज दुकान से खरीदते थे, अब हमारा 90% सामान ये ई कॉमर्स से आ रहा है। तो ये डिमांड शिफ्ट हो गई है। तो जो लोग कंज्यूमिंग क्लास है, अपर मिडिल क्लास और जो अमीर लोग हैं, उन्होंने अपनी डिमांड शिफ्ट कर दी है। तो आप देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो लग्जरी वगैरह कारें वगैरह हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है और जो एंट्री लेवल कारें हैं वहां पे जो कटौती हो रही है। तो कार तो वैसे भी जो हमारे यहाँ सिर्फ 5% लोग ही जो इस्तेमाल करते हैं या रखते हैं। तो ये जो 5% है उसमें भी जो निचली इकाई है 5% में, उसमें भी डिमांड कम हो गई है। तो जो सारी जो डिमांड की समस्या है ये सारी असंगठित क्षेत्र को गिरावट पे है। इसलिए मेरा मानना है कि असंगठित क्षेत्र गिर रहा है और जो संगठित क्षेत्र वो बढ़ रहा है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं के शेप है कि यानी कि एक तबका बढ़ रहा है और दूसरा तबका गिर रहा है। और इसीलिए हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है क्योंकि जो इकाइयाँ, जो बड़ी इकाइयाँ हैं, जो 6000 बड़ी इकाइयाँ हैं, वही स्टॉक मार्केट में होती हैं। तो जब उनकी डिमांड बढ़ रही है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है और आरबीआई का डेटा भी यही दिखा रहा है कि उनका जो ग्रोथ हो रहा है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो जब उनका बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। तो स्टॉक मार्केट के बढ़ने का मतलब ये नहीं कि सारी अर्थव्यवस्था ठीक कर रही है, असंगठित क्षेत्र में गिरावट है। तो जो गिरावट है उसको मैंने अलग से नाप के देखा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत डेटा है टेक्सटाइल सेक्टर से, लेदर गुड सेक्टर से, एफएमसीजी सेक्टर से, तो ये पता लगा कि जो असंगठित कम से कम 5% की गिरावट हर साल हो रही है जो नोटबंदी के बाद से। तो अगर 5% वो कम कर दें और ये जो डेटा 7% का है इसको ये मान लें कि सिर्फ संगठित क्षेत्र का है, तो हमारा ग्रोथ रेट 1.5% 2% आता है। तो इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था भी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनी है, ये प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ संगठित क्षेत्र के आधार पर डेटा दिया जा रहा है। और अगर हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, अभी भी 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो अगले 3 साल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं बनेंगे। तो ये जो दिखा रहा है कि हमारा जो सरकारी डेटा है
वो असलियत को नहीं जो कैप्चर कर पा रहा है। जो हमारे असंगठित क्षेत्र है, जिसमें कृषि है, जिसमें माइक्रो यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं, जिसमें वर्कर्स हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो सारा हमारे असंगठित क्षेत्र में आता है। तो असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में सिर्फ 6% लोग काम करते हैं। यानी तो 6% लोगों की आमदनी बढ़ी है, उनका जीवन बेहतर हुआ है, और 94% लोगों की आमदनी घटी है और उनके जीवन में तंगी बढ़ी है, कठिनाइयां बढ़ी हैं। ये 6% जो संगठित क्षेत्र है, इसमें भी वर्कर हैं, और जो हमारे जो ओनर्स हैं, वो तो सिर्फ 0.1% है, वो 6% भी नहीं है। तो जो वर्कर है संगठित क्षेत्र का, उसकी भी परेशानी बढ़ी है, क्योंकि इन्फ्लेशन तेज रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन तेज रहने से जो आपकी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो जब परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो उससे फिर आपकी जो पारिवारिक कठिनाई बढ़ जाती है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि 6% संगठित क्षेत्र में है, उनको इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि नुकसान हमारे जो 94% असंगठित क्षेत्र में है, जो किसान हैं, जो वर्कर हैं। तो जो हमारा फायदा हुआ है वो 0.1% जो ओनर हैं, कैपिटल के ओनर हैं, जिनका स्टॉक मार्केट में जो बड़ा दखल है, जिनकी जो ओनरशिप है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां और मीडियम कंपनियों का। और उसके साथ समझिए कि 2% जो अपर मिडिल क्लास है, जो मतलब जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, या जो मतलब इस तरह से प्रोफेशन में हैं, या जो लोग मतलब मैनेजर के रोल में काम करते हैं, जो वर्कर नहीं है संगठित, उनका फायदा हुआ है। तो इसीलिए हमारे जो इनकम टैक्स का डेटा है, इनकम टैक्स का डेटा भी यही दिखा रहा है कि हमारे जो करोड़पति हैं, जो करोड़ की आमदनी से ऊपर दिखाते हैं, वो 0.016% हैं, और जो मतलब इफेक्टिव टैक्स देने वाले हैं वो 0.7%, यानी 1% से भी कम लोग हैं। और जो बाकी हमारे जो 6.6% लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें से जो ज़्यादातर लोग हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा, वो तो नील रिटर्न फाइल करते हैं या बहुत कम रिटर्न फाइल करते हैं। तो यानी कि जो हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इफेक्टिव टैक्स पेयर्स हैं, वो 0.7% हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस लोगों की बात कर रहे हैं, किन लोगों की आमदनी बढ़ी है और किन की गिरी है। ये जो आर्थिक असमानता, इसका मतलब बहुत बड़ी है, और कुछ लोगों के हाथ में पूंजी केंद्रित होती जा रही है, पैसा केंद्रित हो जा रहा है, तो वही 0.1% लोग हैं। जी हाँ, उन्हीं के हाथ में केंद्रित है। और इसीलिए जो अभी रिपोर्ट क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई थी 2018 में, उसके बाद 2021 में भी आई थी, पर ये मान लीजिए कि 2021 तो पैंडेमिक का दौर था, तो 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से चलें तो 1% जो हमारा ऊपरी तबका है, उसके पास करीब 54% संपत्ति है, और जो नीचे का 60% है, उसके पास 5% से कम संपत्ति है। और जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये दिखाया था कि 1% लोग 22% आमदनी कमा लेते हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ जो आर्थिक असमानता है वो दो तरह की है, एक पूंजी में असमानता है और एक आमदनी में असमानता है। और जब आमदनी में असमानता होती है तो उससे फिर पूंजी की असमानता होती है, क्योंकि जो जितनी ज्यादा आमदनी कमाता है उसकी उतनी ज्यादा बचत होती है, और जो बचत होती है वो फिर वेल्थ में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी जो वेल्थ इनइक्वालिटी होती है वो इनकम इनइक्वालिटी से ज्यादा होती है, और इनकम इनइक्वालिटी जो होती है वो कंजम्पशन इनइक्वालिटी से ज्यादा होती है। क्योंकि अगर मेरी आमदनी आपकी आमदनी से अगर 1000 गुना ज्यादा है, तो मैं 1000 किलो जो अनाज थोड़ा खाऊंगा। अगर आप 1 किलो खाते हैं, मैं भी 1 किलो ही खाऊंगा, है ना। अगर आप जो 10 ग्राम नमक खाते हैं, तो मैं कोई 2 किलो नमक नहीं खाऊंगा, है ना। तो इसलिए जो कंजम्पशन में इनइक्वालिटी होती है वो सबसे कम होती है। और सरकार जो अभी जो डेटा दे रही है कि हमने जो पॉवर्टी कम कर दी है, गरीबी कम कर दी है, क्योंकि हमने ये डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन है, उसके हिसाब से हम कह रहे हैं, तो वो तो कंजम्पशन के आधार से है, लेकिन वो भी विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि जो हमारा डेटा आया था नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे का, वो आया था 2019 से 21 के बीच का। अब ये 2019 से 21 के बीच के डेटा को उन्होंने 2015-16 के डेटा से कंपेयर किया। तो पहली बात तो ये गलत है कि आप 2 साल के डेटा को 1 साल के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा, 2019-20 प्री पैंडेमिक है, 2020-21 तो पैंडेमिक का साल था। 2020-21 में जब पैंडेमिक का साल था तो उसमें हमें पता है कि शिक्षा में गिरावट थी, स्वास्थ्य में गिरावट थी, कितने लोग मर गए, उनको जब कुछ इलाज नहीं हो पाया, और जो वेलफेयर है उनकी आमदनी गिर गई। तो जब तीनों पैरामीटर गिर गए तो गरीबी कैसे कम हो गई? ये जब मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं कि वो कम हो गई, तो विश्वसनीय नहीं है। और फिर उन्होंने उसको क्या किया, उसको बढ़ा के 2022-23 तक कर दिया। जो गलत आंकड़े हैं उसी को आप प्रोजेक्ट करके 2022-23 तक ले जा रहे हैं।
और पहले 2015-16 से पीछे ले जा रहे हैं 2012-13, और फिर कह रहे हैं कि 24 करोड़ लोगों को हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जो निकाल लिया। तो ये विश्वसनीय आंकड़े नहीं है। तो ये आंकड़ों का बहुत बड़ा खेल हो रहा है। जैसे मैंने कहा, जीडीपी के आंकड़े सही नहीं है, हमारे जीडीपी के आंकड़े सही नहीं है, गरीबी के आंकड़े सही नहीं है। सेंसस हमने किया नहीं 2021 में। अब जब सेंसस नहीं किया तो हमें पूरी जब जनसंख्या के बारे में पता नहीं होगा। तो जितने भी हमारे सर्वे हैं वो तो इस सेंसस पे निर्भर करते हैं। तो जब सेंसस ही नहीं है तो हमारे जो आंकड़े हैं वो 2011-12 के जो सेंसस के आंकड़ों पे निर्भर है, जो कि असली पिक्चर आज की नहीं दिखा रहा है। तो आंकड़ों में बहुत बड़ा खेल है। इसीलिए कंजम्पशन का जब डेटा 2017-18 में आया तो उसको पहले रिजेक्ट कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया, उसको रिजेक्ट कर दिया, बाद में जब चुनाव के बाद उसको एक्सेप्ट किया। तो हमारे जो आंकड़े जो दिखा रहे हैं कि जो आम आदमी की परेशानी कितनी है, वो आंकड़े चाहे वो रोजगार के हों, वो चाहे जो कंजम्पशन के हों, वो चाहे जो हमारे उत्पादन के हों, सभी में खेल चल रहा है। तो ये जो प्रति व्यक्ति आमदनी की बात अक्सर होती है, औसत आमदनी, तो ये 10 सालों में कितना बढ़ी या घटी है? हालांकि वो रियल पिक्चर नहीं होती है, क्योंकि जो जिनके पास ज्यादा पैसा है और कम पैसा है, दोनों को मिला के औसत निकालते हैं। फिर भी प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 10 सालों में कितनी बढ़ी है, घटी है? नहीं, अगर देखिए सरकार के जो आंकड़ों से चले, ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो ग्रोथ रेट 6.5% की एवरेज रही है ये पिछले 10 सालों में। तो अगर उसके हिसाब से चले तो करीब करीब 75% हमारी आमदनी बढ़ गई। उसमें थोड़ा पॉपुलेशन की बढ़ गई, फिर भी आप ये समझिए कि 45-50% करीब प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी उसके हिसाब से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसमें जो असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े तो आ ही नहीं रहे हैं, वहां पे ही गिरावट है। तो जो संगठित क्षेत्र है उसमें तो बहुत बढ़त हुई। इसीलिए देखिए, हमारी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम दुनिया में 137वें स्थान पे हैं, और जब जो हमारे बिलियनर की संख्या है उसके हिसाब से हम 30वें स्थान पे हैं। पहले अमेरिका है, फिर चीन है, फिर भारत है। तो इतनी कम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कैसे हम तीसरे सबसे बड़े बिलियनर की संख्या में आ गए? हमारे यहाँ जापान से, जर्मनी से, जिनकी प्रति व्यक्ति आय हमसे 30 गुना ज्यादा है, उससे ज्यादा बिलियनर हमारे यहाँ क्यों हैं? इसीलिए है क्योंकि जो उनको फायदा हुआ है और जो बाकी लोगों को नुकसान हुआ है। जो मतलब डिमांड है वो शिफ्ट हो गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा हुआ। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो वेल्थ है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। स्टॉक मार्केट में जो आप देखें तो जब पैंडेमिक के बावजूद उसमें बढ़त आई, तो वो बढ़त आई ही इसीलिए क्योंकि ये सारा का सारा जो खेल जो आज चल रहा है वो संगठित क्षेत्र का है। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे असंगठित क्षेत्र को हमने अदृश्य कर दिया है, क्योंकि वो डेटा में नहीं आता। तो जब डेटा में नहीं आता और आप कहते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, 7%, 8% है ग्रोथ रेट है, तो फिर कोई स्पेशल प्रोविजन करने की जरूरत ही नहीं है असंगठित क्षेत्र के लिए। तो इसलिए डेटा में अदृश्य हो गया है, तो पॉलिसी में भी अदृश्य हो गया है। तो पॉलिसी में भी हम उसके लिए कोई खास ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं जिससे कि उसमें जो गिरावट आई है उसको हम ठीक कर दें। तो इसको मैं कहता हूँ कॉलोनाइजेशन। ये हमारे संगठित क्षेत्र ने असंगठित क्षेत्र को कॉलोनाइज कर लिया है, गुलाम बना लिया असंगठित क्षेत्र को। क्योंकि जितनी असंगठित क्षेत्र में परेशानी रहेगी, जितनी वहां बेरोजगारी रहेगी, तो उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। जब उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो संगठित क्षेत्र के जो वर्कर की भी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। तो जो बिजनेस है उसको सस्ता लेबर मिल जाता है, और जो अपर मिडिल क्लास है उसको सस्ता लेबर मिल जाता है। हम जैसे लोग हैं, हमारे यहाँ फुल टाइम सर्वेंट होगा, जो ड्राइवर होगा, वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको हम तनख्वाह बहुत कम देते हैं। तो जितना हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र होगा उसको मैं कहता हूँ ये रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है। ये रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है जो डराता रहता है संगठित क्षेत्र को कि अगर आपने कुछ गड़बड़ी किया, आपने ज्यादा तनख्वाह मांगा तो आपको निकाल दिया जाएगा, तो आप जो असंगठित क्षेत्र में आ जाओगे। और संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बीच में जो खाई है वो 1:5, 1:10 है। अगर एक पोस्टमैन को, डाकिए को, जो सरकारी डाकिए को अगर 80,000 मिलता है, तो एक कुरियर वाले को 12-13,000 मिलता है। एक अगर जो कंपनी में काम करने वाला जो ड्राइवर है वो अगर ऑफिशियल ड्राइवर है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, जो आपके जो टैक्सी ड्राइवर है उसको जो 15-20 हजार रुपए मिलेगा। तो उसी काम के लिए असंगठित क्षेत्र में 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए जो संगठित क्षेत्र वाला है वो कमजोर पड़ जाता है, और जो बिजनेसमैन है उसको फायदा होता है कि उसको जो है सस्ता लेबर मिल रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, अपर मिडिल क्लास को फायदा होता है। इसीलिए हम लोग बेरोजगारी खत्म नहीं करना चाह रहे अपने देश में। बेरोजगारी बनी रहती है तो उससे बिजनेस को फायदा होता है। तो ये एक सोची समझी एक मुझे लगता है नीति है। ये कहा जाता है कि उससे बेरोजगारी बढ़ी रहती है तो बिजनेस वालों को, बड़े लोगों को सस्ता लेबर मिलता है। जी हाँ, जी हाँ। और इसीलिए जो हमारी जो नीति निर्धारक हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं बड़े बड़े बिजनेसेस के।
वो बड़े बिजनेस के हित में काम करते हैं, वो जो अपर मिडिल क्लास के हित में काम करते हैं। तो इसलिए हमारी जो नीतियां हैं वो एंटी रूरल हैं, मतलब जो गांव के विरुद्ध हैं और शहरीकरण के खिलाफ है। हम कहते हैं शहरीकरण करना है, जबकि शहरीकरण बहुत महंगा होता है। अगर आपको एक स्कूल खोलना है दिल्ली जैसे शहर में तो 15-20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जमीन महंगी है, यहाँ पे सारी चीजें महंगी हैं। अगर गांव में खोलना है तो 50 लाख में खुल जाएगा। तो जितने में आपका एक स्कूल शहर में खुलेगा उसमें तो 20 जो स्कूल गांव में खुल जाएंगे। उसी तरह शहर में बड़ी बड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, मेट्रो, ये सब चाहिए तो लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट जाता है। अगर वो आप गांव में करेंगे तो 1-1 करोड़ कई लाख गांव में दे सकते हैं। जितना दिल्ली में इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 15-20 साल में, उतने में तो 15-20 लाख के जो गांव में आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो शहरीकरण है ये प्रो बिजनेस है, ये प्रो बिग बिजनेस है, ये एंटी जो रूरल एरिया और एंटी वर्कर है। तो इसलिए हमारी जो नीतियां हैं वो आज आप देखेंगे नीति निर्धारक असंगठित क्षेत्र की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। वो सिर्फ उसको एक गरीब बना के रख रहे हैं, जिससे कि उसको एक लाभार्थी बना दें और लाभार्थी के तौर पे वो कुछ देते रहेंगे इलेक्शन के पहले, जिससे उनका वोट मिल जाए। तो ये इसको मैं ट्विन स्ट्रैटेजी कहता हूँ। एक तरफ बड़े बड़े कंग्लोमरेट बना दीजिए, अडानी, अंबानी, उनको सब कुछ ऑफर कर दीजिए। अब जो कंग्लोमरेट आप बना रहे हैं वो साउथ कोरिया के चायबॉल के नक्शे पे बना रहे हैं। तो चायबॉल जो साउथ कोरिया के हैं, जैसे सैमसंग है, जो पहले डाइवो होता था अब तो बंद हो गया, एलजी है, ह्यूंडई है, इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, ये टेक्नोलॉजी के आधार पे बड़े हुए। हमारे यहाँ जो बना रहे हैं वो उनको एसेट एक्वायर करने में है, जो प्रॉफिटेबल कंपनियां वो उनको थमा दे रहे हैं। तो जैसे कि जो हमारे अडानी हैं तो उन्होंने एयरपोर्ट ले लिया, उन्होंने पोर्ट ले लिया, उन्होंने एयरपोर्ट ले लिया, उनको पावर मिल गया, उनको जो तरह तरह के और मिल गए। तो एकदम वो मतलब कहाँ पे वो 600वें स्थान पे थे और दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए एक समय में। तो क्यों हुआ? क्योंकि उनको एक सारा ये जो एक्वायर करने का हो गया, उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। टाटा ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की, बिरला ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की, अंबानी ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। तो हमारे यहाँ जो है वो हम बड़े जो बिजनेस बना रहे हैं बिना टेक्नोलॉजी डेवलप किए, जो साउथ कोरिया का। तो एक तरफ ये जो अमीर आदमी को अमीर बना रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस में उनको और बड़ा बना रहे हैं, और दूसरी तरफ 80 करोड़ गरीब रख रहे हैं, जिनको हम 5 किलो राशन दे दें, उनको गैस दे दें, उनको लाभार्थी, उनको हर इलेक्शन के पहले कुछ दे दें जिससे कि उनका वोट दे दें। तो एक ट्विन स्ट्रैटेजी है जो बड़ी ही एक मतलब गलत स्ट्रैटेजी, क्योंकि इससे हमारी जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल जो सिचुएशन है वो अनस्टेबल हो जाती है। अब आप देखिए जैसे जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहाँ केंद्रित है? महिलाओं में और शिक्षित युवक के बीच में। तो ये जो शिक्षित युवक है वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इम्तहान ले रहा है। कोई पुलिस का इम्तहान ले रहा है, कोई आर्मी का इम्तहान ले रहा है, कोई बैंक का ले रहा है, कोई सिविल सर्विस का ले रहा है, और फिर उसको काम नहीं मिल रहा तो वो हताश और निराश है। उसके परिवार हताश और निराश है। वो कहते हैं जी आपको तो हमने जब मुखर्जी नगर भेज दिया, आपको तो कोटा भेज दिया, आपको तो प्रयागराज भेज दिया, आप तो निकम्मे हो, आप जो कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो परिवार हताश है, वो व्यक्ति जो यूथ है वो हताश है। तो हताशा में क्या कर रहा है? वो हताशा में ड्रिंक्स और ड्रग्स में फंस जा रहा है। जैसे हम लोगों ने रिपोर्ट निकाली थी 2022 अक्टूबर में, उसमें दिखाया कि 32 करोड़ के पास तो कोई ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ के पास ढंग का काम नहीं है। उसमें 19 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया क्योंकि काम नहीं मिल रहा, और उसमें महिलाएं और ये शिक्षित नौजवान हैं। फिर अंडर एम्प्लॉयड हैं। हम रोजगार की जो परिभाषा में कहते हैं कि अगर आपको हफ्ते में 1 घंटा काम मिल गया तो आपके पास रोजगार है। 1 घंटे में क्या आप कैसे परिवार चला सकते हैं? तो अंडर एम्प्लॉयमेंट देश में बहुत है। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कृषि में है कि आप खेत पे जाते हैं, काम नहीं है, पर आप बैठे हैं तो आपको रोजगार मान लिया जाता है। तो 28 करोड़ के पास ढंग का काम नहीं है, तो 32 करोड़ को 140 करोड़ लोगों को सपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी हर एक व्यक्ति को 4.4 व्यक्ति को सपोर्ट करना पड़ रहा है। इसी ने गरीबी ज्यादा है। अगर ये 28 करोड़ के भी पास काम होता तो 60 करोड़ के पास काम होता तो उसको 140 करोड़ को सपोर्ट करना होता, तो एक व्यक्ति को 2.3 व्यक्ति को सपोर्ट करना होता, परिवार की हालत सुधर जाती, गरीबी कम हो जाती। तो इसलिए रोजगार पैदा करना सबसे अहम आज काम है हमारे देश पर में। ये बदलेगा कैसे? नीतियों में हमको क्या फेर बदल करना चाहिए? नीतियों में क्या गड़बड़ी है या हम क्या बेईमानी है नीतियों में जिसकी वजह से हो रहा है, और क्या चेंज करने की जरूरत है? जी हाँ, तो ऐसा है कि देखिए ये कहा जा रहा है कि पहले तो अर्थव्यवस्था को बड़ा कर दें, हम गरीबी बांट रहे हैं, है ना। जो कहा जा रहा है सोशलिज्म में तो गरीबी बांट रहे हैं कि हम जो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है।
क्योंकि अभी तो जो नीतियां हैं उसके चलते हुए बेरोजगारी भी चल रही है और गैर बराबरी, असमानता वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि जब आपकी पाई बढ़ रही है और उसको आप जब अच्छे से आप डिवाइड कर रहे हैं, ये बात नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है ये नेचुरल नहीं है, ये सिस्टम की देन है। सिस्टम जो होता है, इसीलिए अगर आप देखेंगे कि दुनिया के लेवल पे हमारे यहाँ जो असमानता है वो करीब करीब सबसे चरम सीमा पे है। और ये जो डेटा है क्रेडिट स्विस वगैरह का, उसमें तो काले धन की अर्थव्यवस्था को तो गिना ही नहीं जाता। काले धन की अर्थव्यवस्था को गिनने तो भारत की जो असमानता है वो सबसे ज्यादा है। तो ये जो सिस्टम से आ रहा है कि काले धन की अर्थव्यवस्था है, दूसरा सिस्टम से आ रहा है कि सरकार की नीति है वो संगठित क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, असंगठित क्षेत्र को जो घटा रही है। वो कह रही है हम डिजिटाइजेशन से कर देंगे, जीएसटी से कर देंगे, लेकिन जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो डिजिटाइजेशन से कोप नहीं कर सकता, वो जीएसटी से कोप नहीं कर सकता, वो खत्म हो सकता है पर उससे वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा। तो इसलिए ये जो नीतियां हैं हमारी, जैसे कि अभी इस साल के बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा है बजट में, वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है बड़े बड़े कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट में, बड़े बड़े हाईवेज, बड़े बड़े जो रेल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर वगैरह हैं। तो ये जो बड़े बड़े हाईवेज और फ्रेट कॉरिडोर और जब बड़ी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री वगैरह है, इसमें कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें लेबर की बहुत कम जरूरत होती है। पहले जब सड़क बनती होती थी तो उसमें सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे। आज जहां सड़क बनती है, फ्लाईओवर बनता है, 5 लोग काम करते दिखते हैं, बड़े बड़े क्रेन्स, ट्रैक्टर्स और बुलडोजर्स के साथ। जो रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है उसमें भी पहले हजारों लोग लाइन जब बिछाने पे लगे होते थे, अब वहां पे भी 10-20 लोग दिखते हैं। सारा कुछ मैकेनाइज्ड, ऑटोमेटेड हो गया है। उसी तरह बैंकों का काम देख लीजिए, पहले सारे काम करने के लिए बैंक के अंदर जाना होता था, आपको पैसा निकालना है, पासबुक भरवाना है, अब मशीन से कर लिया या अपने कंप्यूटर से कर लिया या मोबाइल फोन से कर लिया। तो बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया और रोजगार जो आधा हो गया। तो सरकार की जो नीति है उसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट को तो हम काट देते हैं, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, और जो यहाँ पे जो कैपिटल इंटेंसिव है उनके लिए बढ़ा देते हैं, रूरल डेवलपमेंट को काट देते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को काट देते हैं। तो जो नीतियां हैं वो जो रोजगार पैदा करने वाली स्कीम्स हैं वहां से हटा के उनमें डाल दिया जाता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाए। तो रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है या बड़े बड़े हाईवेज हैं, वो तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को चाहिए। अगर आपकी लोकल इंडस्ट्री होती तो लोकल इंडस्ट्री में तो आपको जो ये सब जो इतना ट्रांसपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं थी। तो लोकल इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट को हम प्रमोट करते, उसकी जगह हम ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये, जैसे मैंने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी कमी है, भारी कमजोरी है। शिक्षा में कम से कम 6% जीडीपी का पब्लिक एजुकेशन में जाना चाहिए, 3% कम से कम पब्लिक हेल्थ में जाना चाहिए। और हमने देखा अभी पैंडेमिक के दौरान कि शिक्षा का हाल बुरा, स्वास्थ्य का हाल बुरा, तो हमें तो और ज्यादा खर्च करना चाहिए। तो वहां पे हम खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उसमें रोजगार बहुत पैदा होता है शिक्षा में और स्वास्थ्य में, तो उसमें अगर हम एम्फेसिस करेंगे तो उससे होगा। फिर तीसरी बात, कृषि। कृषि सबसे बड़ा हमारा एम्प्लॉयर है, 46% लोग आज भी कृषि में हैं। तो वहां पे क्योंकि खुशहाली नहीं है, वहां पे लोगों की आमदनी नहीं है, तो वहां पे जब परेशानी है। और कृषि में भी मैकेनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें हार्वेस्टर, कंबाइन, ट्रैक्टर और ये जो थ्रेशर्स और आलू खोदने की मशीन वगैरह सब आ गई हैं। तो वहां पे भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर वहां पे जब खुशहाली आएगी तो माइक्रो सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी, तो माइक्रो सेक्टर में रोजगार होगा। तो माइक्रो सेक्टर जो है उसके जो हमारे 6 करोड़ यूनिट्स हैं, जबकि मीडियम और स्मॉल के 6 लाख हैं, और जो लार्ज है वो 6000 है। तो असली में सारा एम्प्लॉयमेंट तो माइक्रो सेक्टर में है, और माइक्रो सेक्टर पे असर पड़ा। जब जो रूरल एरिया में जो डिमांड ज्यादा होगी, माइक्रो सेक्टर बढ़ेगा तो वहां रोजगार बढ़ेगा। तो हमें माइक्रो सेक्टर को बढ़ाना चाहिए और कृषि में जो आमदनी बढ़ानी चाहिए। तो ये हम जो अगर करेंगे तो उससे बेनिफिट होगा। उसके लिए हमें जीएसटी में रिफॉर्म करना जरूरी है, तो जीएसटी की मार हमारे स्मॉल सेक्टर और माइक्रो सेक्टर के ऊपर पड़ी है। तो जीएसटी को लास्ट पॉइंट टैक्स बना देना चाहिए। वैसे भी अभी जो जीएसटी कलेक्ट होता है लास्ट पॉइंट पे, तो उसको सिर्फ लास्ट पॉइंट बना देंगे तो उससे बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। तो इसलिए जो नीतियां हैं, अगर वो सही नीतियां होंगी, हम माइक्रो सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। माइक्रो सेक्टर की क्या जरूरत है? माइक्रो सेक्टर की जरूरत है क्रेडिट, और जो फाइनेंस मतलब, और जो टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग, तो उनके कोऑपरेटिव बना देने चाहिए। जैसे कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के कोऑपरेटिव बनाए जा रहे हैं, जिससे कि जो छोटे और जो मझौले किसान उनको फायदा हो, उसी तरह कर देना चाहिए। जैसे अगर भदोही है तो वहाँ पे कारपेट का बना दिया, अलीगढ़ है तो वहाँ पे ब्रास का बना दिया, मुरादाबाद है तो ब्रास का बना दिया, आपके जो ये जो खुर्जा है तो वहाँ पे आपने सिरामिक्स का बना दिया, है ना। अगर आपका जो ये इच्छल करंजी वगैरह है तो वहाँ पे टेक्सटाइल्स का बना दिया।
है ना। तो आगरा है तो वहाँ पे या कानपुर है तो वहाँ पे लेदर गुड्स का जो आपने कोऑपरेटिव बना दिए, तो कोऑपरेटिव फॉर्म में उनको क्रेडिट मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी वो डेवलप करेंगे और जब मार्केटिंग कर पाएंगे। तो ये जो सारी स्कीम्स हैं अगर आप जो करना चाहें तो कर सकते हैं, पर सरकार का पूरा ध्यान संग्रहित क्षेत्र पे है, वो संग्रहित क्षेत्र मैं को सर बढ़ाना ये जानना चाहता हूँ कि सरकार को जो बातें आप बता रहे हैं कि ऐसा करने से आम आदमी का फायदा होगा, सरकार को पता नहीं है, ये वो जानबूझ के कुछ लोगों के फायदे के लिए काम करती है? देखिए, जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि ये बातें तो हम कितने सालों से कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑल्टरनेट बजट बनाया था 93-94 में, तो उस समय भी हमने ये बहुत सारी बातें रखी थी कि कैसे रोजगार पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। हमारा जो गलती ये हुई है कि हमने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया है और जो एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान नहीं दिया है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 80% संग्रहित क्षेत्र में जा रहा है, और संग्रहित क्षेत्र में मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन बहुत हो गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मुझे बताया गया कि पहले मारुति फैक्ट्री में 10 लोग और 10 रोबोट मिलके एक कार 58 सेकंड में बनाते थे। अब क्या हो गया है कि वहां पे 20 रोबोट और 5 आदमी एक कार 36 सेकंड में बना देते हैं। तो जितना अगर ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन होगा तो रोजगार पैदा नहीं होगा। तो हमें तो टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल वे में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल वे में इस तरह से इनकॉर्पोरेट करें कि जो छोटी छोटी इकाइयां हैं उनको हम जब बेनिफिट देते चले जाएं, जिससे कि उनका जो मार्केटिंग बढ़े। चीन ने भी यही किया था 1980s 1990s में, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, गांव की इंडस्ट्री थी, उनको खूब बढ़ावा दिया और उसी से उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। फिर शिक्षा में क्योंकि हमने कमजोरी रखी है, अभी एसर की रिपोर्ट आई कि 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं 40% दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते, वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे। तो ये तो 40% जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, पर मेरा मानना है कि हमारे यहाँ 90% जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा सही नहीं है। तो अगर शिक्षा सही नहीं होगी तो वो ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे, वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए नौकरी जो आपको पैदा करनी पड़ेगी। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में हम ज़्यादा खर्च करके लोगों को प्रोडक्टिव बनाएंगे तो अपने आप लोग कुछ ना कुछ काम जो करेंगे, कुछ काम ढूंढेंगे वगैरह। उसके साथ साथ जुड़ी है कि हमारे R&D पे एक्सपेंडिचर बहुत कम है। जैसे साउथ कोरिया है, वहाँ पे 5%, इजराइल है, चाइना में 3%, हमारे यहाँ 0.7% है। और चाइना की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है, यानी चाइना हमसे 20 गुना ज्यादा R&D में खर्च कर रहा है। इसीलिए हमारा जो चाइना से $101 बिलियन का डेफिसिट है, हम उसको दुश्मन देश मानते हैं। तो हाई टेक आइटम्स वहां से मंगा रहे हैं, API है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, ये सारे वहां से आ रहे हैं। और छोटी छोटी चीजें भी, लटई है, पतंग है, मांझा है, दिवाली की लाइट है, गणेश की मूर्ति है, ये सब भी वहां से आ रहा है। मतलब छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी। तो कैसे उन्होंने किया? उन्होंने स्केल इकोनॉमी किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, और हम पिछड़ गए। और हम इतने पिछड़ गए कि हम RCEP को साइन करने गए थे 2019 में, और साइन नहीं किया हमने। लास्ट डे पे हमने साइन नहीं किया, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि अगर हम RCEP ज्वाइन करेंगे तो चाइना डोमिनेट करेगा, अगर हम RCEP से बाहर हैं तो भी चाइना डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वो सारे देशों के साथ वो ट्रेड कर रहा है, उनको फायदा मिल रहा है, हमको नुकसान हो रहा है। उसी तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितने साइन किए एशियान वगैरह के साथ, सब में हम पिट गए, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, आपको हायर एजुकेशन भी चाहिए और जो प्राइमरी एजुकेशन भी। अगर प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो आपकी हायर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, हायर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो आप टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए ये जो सारी चीजें हैं ये सरकार को पता है, ऐसा नहीं कि, पर लेकिन सरकार क्या है कि वो जानबूझ के जो आज की नीतियां वो चला रही है, जिससे कि संघर्ष क्षेत्र जो उनके नीति निर्धारक हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, उनके हक में नीतियां क्रिएट की जा रही है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने जो विश्लेषण बहुत कम समय में ये प्रस्तुत किया है, इससे भारतीय समाज और नागरिकों को पिछले 10 साल में जो सरकार के कामकाज के मूल्यांकन में बहुत सहायता मिलेगी, और उनको पता चलेगा कि भाई उनकी जो बेरोजगारी है, उनकी जो गरीबी है, उनकी जो समस्याएं हैं रोजगार में या बिजनेस में, वो कोई भगवान की देन नहीं है, वो सरकार की नीतियों की देन है। इसलिए सरकार अगर ठीक होगी तो नीतियां भी ठीक होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।